वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 4 सदस्यीय समिति के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान जिस तरह यह कहते हुए इस समिति से हट गए कि वह देश के किसानों और पंजाब के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते, उससे यही साफ हुआ कि वह उस दबाव का सामना नहीं कर सके जो उन पर बनाया जाने लगा था। न तो इसकी अनदेखी की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति में उनके नाम की घोषणा होते ही उनके संगठन ने किस तरह उनसे संबंध तोड़ने और उनका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी, और न ही इसकी कि उन्होंने अपने कदम पीछे खींचने के कारण बयान करने वाली चिट्ठी में पंजाब का खास तौर पर उल्लेख किया। उनका इस समिति से हटने का फैसला यही बता रहा है कि वह उस उग्र माहौल का सामना करने के लिए तैयार नहीं जो पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर बना दिया गया है। यह एक तथ्य है कि किसान आंदोलन मुख्यतः पंजाब के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया है। इस आंदोलन में पंजाब के किसानों की अधिकता की एक बड़ी वजह खुद वहाँ की सरकार की ओर से उन्हें उकसाया जाना है। यह किसी से छिपा नहीं कि किसानों को उकसाने और उन्हें गुमराह करने के लिए इस तरह का सुनियोजित दुष्प्रचार किया गया कि नए कृषि कानूनों से उनकी जमीन छिन जाएगी। तमिलनाडु के दौरे पर गए राहुल गांधी ने इसी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि किसानों की उपेक्षा नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने की साजिश की जा रही है। अच्छा हो कि वह बीते लोकसभा चुनाव के अवसर पर अपने उस घोषणा पत्र का स्मरण करते जिसमें वैसे ही कानून बनाने का वादा किया गया था जैसे मोदी सरकार ने बनाए हैं। क्या तब कांग्रेस किसानों को खत्म करने और उनकी जमीनें छीनने की साजिश रच रही थी? दिल्ली में डेरा डाले किसान नेता किस तरह सुलह समाधान के लिए तैयार नहीं, इसका प्रमाण यह भी है कि वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति में शामिल अन्य सदस्यों पर भी यह दबाव बना रहे हैं कि वे भी भूपिंदर सिंह मान की राह पर चलें। इसका सीधा मतलब है कि वे समाधान के बजाय टकराव की राह पर चलने को आमादा हैं। चूंकि किसान आंदोलन को पंजाब के किसानों और वह भी सिख किसानों के आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, इसलिए वहाँ के बुद्धिजीवियों और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की हस्तियों को दखल देना चाहिए। उन्हें आगे आकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं के संकीर्ण इरादों का पर्दाफाश करते हुए किसानों को वस्तुस्थिति से
अवगत कराना चाहिए। चिंज काफ़ी समय से भारतीय सेना के पास युद्धक विमानों, अत्याधुनिक प्रणाली के हथियार, निरीक्षण उपकरण वगैरह की भारी कमी महसूस की जाती रही है। खासकर वायुसेना के बेड़े में मौजूद विमानों के पुराने पड़ जाने की वजह से इसकी ताकत कमज़ोर बताई जाती रही है। इसी के मद्देनज़र रफ़ाल विमानों की खरीद की गई थी। अब तेजस की अगली पीढ़ी के 83 नए MK-1A विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले ही 40 तेजस जेट युद्धक विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई थी। इस तरह भारतीय वायुसेना के पास तेजस श्रृंखला के 123 विमान हो जाएंगे, जिससे 6 से 8 स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगे। ये सारे विमान आधुनिक तकनीक और मौजूदा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएंगे। अच्छी बात है कि ये सभी विमान स्वदेशी तकनीक से तैयार होंगे। भारत सरकार लंबे समय से इस ज़रूरत को रेखांकित करती रही है कि सामरिक मामलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और DRDO जैसी संस्थाएं इस दिशा में लंबे समय से काम करती रही हैं, मगर विश्व मानकों के अनुरूप सैन्य साजो सामान तैयार करने में पिछड़ती रही हैं। तेजस विमानों से निस्संदेह इन संस्थानों को बल मिलेगा। यूं सैन्य साजो सामान पर अधिक खर्च को लेकर अक्सर आलोचना होती रही है, मगर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि आज की स्थितियों में आर्थिक विकास बढ़ाने के साथ साथ सामरिक रूप से मजबूती हासिल करके ही दुनिया में कोई देश अपने को शक्तिशाली साबित कर सकता है। फिर भारत जैसे देश को जब हर समय पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से चुनौतियां मिलती रहती हों, तब हमारी सेना का किसी भी रूप में कमज़ोर दिखना अच्छा नहीं माना जा सकता। सीमाओं पर शांति रहेगी तभी विकास संबंधी गतिविधियों को भी गति दी जा सकती है। फिर यह भी उजागर तथ्य है कि सामरिक रूप से शक्तिशाली बने बिना दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा हो पाना संभव नहीं है। सामरिक रूप से शक्तिशाली होने का अर्थ सिर्फ युद्ध जीतने में सक्षम होना नहीं होता, सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना भी होता है। आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर काबू पाने में भी इससे मदद मिलती है। इसके अलावा सैन्य साजो सामान बनाने के मामले में आत्मनिर्भर होने से उन्नत तकनीक वाले हथियार वगैरह के विश्व बाजार में भी उपस्थिति बनाने में मदद मिलती है। भारत अगर उस दिशा में बढ़ रहा है तो इसे अच्छी बात ही कहा जा सकता है। अब वही देश सामरिक मामलों में शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास हवाई हमले के लिए उन्नत तकनीक वाले हथियार हैं। तेजस श्रेणी के विमान न सिर्फ हवा में तेजी से हमले कर सकते हैं, बल्कि इनमें दुनिया के तमाम युद्धक विमानों से प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कंप्यूटर प्रणाली से गहरे धुंधलके में भी निशानदेही करने और लक्ष्य साधने की क्षमता इनमें है, तो भारी मात्रा में विस्फोटक ले जाने और
हवा में ही ईंधन भरने जैसी खूबियां भी इनमें होंगी। इस तरह ये दुनिया के उन्नत माने जाने वाले युद्धक विमानों को टक्कर देने वाले विमान साबित होंगे। तुलनात्मक रूप से देखें तो पाकिस्तान और चीन की वायुसेना को इनके जरिए ज़बरदस्त टक्कर दी जा सकती है। इन विमानों की कुछ और खेप खरीदने की तैयारी चल रही है। इससे निस्संदेह भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ेगा। स्टॉप।